सुनिधि शादी करके अपने ससुराल आई थी और बहुत खुश थी। समीर सुनिधि का पति उसका बहुत ख्याल रखता था। सुनिधि की सासू माँ गायत्री देवी भी बहुत अच्छी थी। कुल मिलाकर सब कुछ बहुत अच्छा था सुनिधि के ससुराल में। सुनिधि का पति समीर अपने माँ बाप का इकलौता बेटा था और उसकी दो बहनें थीं। बड़ी बहन सरला थी जो अब इस दुनिया में नहीं थी। 5 साल पहले सरला की फूड पॉइजनिंग से मौत हो गई थी और दूसरी बहन विमला 4 साल पहले उसकी सरला के पति यानी कि अपने जीजा से ही शादी हो गई थी, क्योंकि सरला की एक छोटी बच्ची थी और विमला का कहना था कि वह उसे बहुत प्यार करती है और उसकी माँ बनना चाहती है। घर वालों को यह रिश्ता मंजूर नहीं था, लेकिन विमला ने ही बच्चे का वास्ता देकर खुद ही सरला के पति यानी कि अपने जीजा से शादी की थी। अपने ही जीजा से शादी करना घर वालों को कुछ पसंद नहीं आ रहा था, लेकिन जब विमला खुद तैयार थी और सरला की बेटी का सवाल था तो घर वालों ने सोचा कि सरला तो अब इस दुनिया में रही नहीं और विजय आज नहीं तो कल दूसरी शादी करेगा ही। आखिर घर पर छोटी बच्ची को कौन संभालेगा, और जब विमला खुद ही सरला की बच्ची की माँ बनना चाहती है तो इसमें हम क्या कर सकते हैं। और उन लोगों ने विमला और विजय की शादी कर दी थी और अब उन्हें अपना फैसला सही भी लग रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था। विमला सरला की बेटी को अपनी जान से ज़्यादा चाहती थी और बहुत अच्छे से रखती थी। सब बहुत खुश थे। सुनिधि भी समीर के घर आकर बहुत खुश थी। एक दिन सुनिधि की सासू माँ सुनिधि को अपने जेवर दिखा रही थी और उसमें सुनिधि को एक बहुत ही सुंदर सी चेन दिखाई दी। चेन का डिज़ाइन इतना प्यारा था कि सुनिधि से रहा नहीं गया और उसने बोला, वाह मम्मी, कितनी खूबसूरत चेन है, आप इसे पहनती क्यों नहीं। गायत्री देवी ने बोला, बेटा यह मेरी चेन नहीं है, यह सरला की चेन है। जिस वक्त उसकी मृत्यु हुई थी यह उसके गले में ही थी। मैंने ही निकाल कर इसे रख दिया था और आज तक यह मेरे पास ही पड़ी हुई है। सुनिधि ने बोला, पर सच में बहुत ही प्यारी चेन है, मेरा तो दिल आ गया इस पर। गायत्री देवी ने बोला, कोई बात नहीं बेटा, मेरे पास तो ऐसे ही पड़ी हुई है, मैं तो इसे पहनती भी नहीं। तुम्हें जब इतनी पसंद आ ही रही है तो तुम चाहो तो इसे पहन सकती हो। अगर तुम्हें यह चेन पसंद है तो इसे तुम रख लो। सुनिधि ने बोला, ठीक है मम्मी, मुझे तो सच में यह चेन बहुत ही पसंद है, मैं इसे ले लेती हूँ। कहकर सुनिधि ने वह चेन अपने गले में डाल दी। सच में चेन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत थी। समीर ने जब सुनिधि को उस चेन में देखा तो बोला, वाह सुनिधि, तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, इतनी सुंदर चेन तुम्हें कहाँ से मिली। सुनिधि ने बोला, मम्मी ने दी है, सरला दीदी की है, उन्होंने बोला तुम पहन सकती हो। समीर ने बोला, हाँ ठीक है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, जो कुछ है सब हम भाई बहनों का ही तो है। लेकिन जब से सुनिधि ने गले में वह चेन पहनी थी उसे बहुत बेचैनी सी हो रही थी और अजीब अजीब से ख्याल आ रहे थे, कुछ परछाइयाँ सी दिख रही थीं, पर उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था और उसने वह चेन निकाल कर रख दी। सासू माँ ने जब देखा कि सुनिधि ने चेन निकालकर अपनी ड्रेसिंग टेबल पर रख दिया है तो वह बोली, बेटा तुम्हें तो यह चेन इतनी पसंद थी, तुमने इसे निकाल क्यों दिया। सुनिधि ने जवाब दिया, हाँ मम्मी, चेन तो बहुत पसंद थी, पर पता नहीं क्यों मैंने जब से इसे अपने गले में डाला था मुझे बहुत घुटन सी हो रही थी, अजीब सी घबराहट हो रही थी, ऐसा लग रहा था जैसे कोई मेरा गला दबा रहा है, इसलिए मैंने यह चेन निकाल दिया। गायत्री देवी ने बोला, अरे ऐसा कुछ नहीं है बेटा, तुम्हारे मन का वहम है सब, क्योंकि सरला इस दुनिया में नहीं है और यह चेन सरला की है, इसलिए तुम्हें इस तरह का वहम हो रहा है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता। सुनिधि ने बोला, हाँ मम्मी, आप बात तो सही बोल रही हैं, और वैसे भी सरला दीदी मेरा बुरा क्यों चाहेंगी, वह तो मेरी बड़ी दीदी हैं, जहाँ भी होंगी मुझे खुश ही देखना चाहेंगी, मैं तो उनके छोटे भाई की पत्नी हूँ। गायत्री देवी ने बोला, बिल्कुल सही। सुनिधि ने बोला, अभी मैं यह चेन पहन लेती हूँ। लेकिन फिर सुनिधि को वैसा ही महसूस होने लगा और वह घबराने लगी। उसने फिर अगले दिन चेन उतार कर रख दी। सुनिधि की सासू माँ और समीर ने जब यह देखा कि सुनिधि ने फिर से चेन उतार दी है, जबकि वह चेन उसे इतनी ज़्यादा पसंद है, तो उन्होंने बोला, कोई बात नहीं बेटा, हो सकता है तुझे इसको पहनने से घबराहट हो रही होगी, मैं इसे वापस अलमारी में रख देती हूँ और ऐसे ही डिज़ाइन की नई चेन तेरे लिए बनवा दूँगी। सुनिधि ने बोला, ठीक है मम्मी, प्लीज़ आप बुरा मत मानिएगा, पता नहीं क्यों जब भी यह चेन मैं गले में डाल रही हूँ मुझे अजीब सी घुटन और बेचैनी हो रही है।
और ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांस ही रुक जाएगी, या फिर ऐसा लग रहा है कि मेरे अंदर कोई बहुत भारी सी शक्ति समा गई है। शरीर बिल्कुल भारी हो जा रहा है, इसलिए मैं इसे निकाल दे रही हूँ और इसे निकालने के बाद मैं बहुत हल्का महसूस कर रही हूँ। समीर और गायत्री देवी ने बोला, यह सब कुछ मन का वहम होता है, क्योंकि इंसान बहुत डरपोक होता है। जो इस दुनिया में ही नहीं रही वह तुम्हारे ऊपर कैसे हावी हो सकती है। लेकिन वहम का कोई इलाज नहीं। कोई बात नहीं, मैं ठीक ऐसी ही चेन बनवाने के लिए ज्वेलर से बोल देती हूँ। ऐसा कहकर सुनिधि की सासू माँ वहाँ से चली गई। सुनिधि भी अपने रोज़ के कामों में लग गई। दोपहर के वक्त सासू माँ और सुनिधि हॉल में बैठकर टीवी देख रहे थे कि एकाएक सुनिधि को फिर से अजीब सी घुटन महसूस होने लगी और बहुत भारी सा महसूस होने लगा। सुनिधि ने घबराकर गायत्री देवी से बोला, माँ मुझे बहुत घुटन हो रही है और बहुत भारी भारी सा महसूस हो रहा है। अभी तो मैंने वह चेन भी नहीं पहना, पता नहीं ये क्या हो रहा है। लेकिन गायत्री देवी ने जब सुनिधि की ओर देखा तो सुनिधि के गले में वह चेन थी। गायत्री देवी ने बोला, अरे तुमने तो चेन पहन रखी है और तुम बोल रही हो कि मैंने चेन नहीं पहनी है। सुनिधि ने बोला, नहीं मम्मी जी, ड्रेसिंग टेबल पर ही पड़ी हुई है, मैंने तो उसे हाथ भी नहीं लगाया। गायत्री देवी ने सुनिधि के गले में से चेन पकड़कर दिखाया कि देखो, चेन तुम्हारे गले में है। अब तो सुनिधि और भी ज़्यादा बेचैन हो गई और उसने जल्दी से चेन निकाल कर फेंक दी और बोली, मम्मी जी यह कैसे हो सकता है, यह चेन मैंने नहीं पहनी, चेन ड्रेसिंग टेबल पर ही पड़ी थी, मैंने इसे हाथ भी नहीं लगाया, यह मेरे गले में कैसे आ गई। मम्मी जी आप मानो या ना मानो, कुछ ना कुछ गड़बड़ तो ज़रूर है इस चेन में। मैं सच बोल रही हूँ, मैंने डर के मारे इसे हाथ भी नहीं लगाया था, क्योंकि इसे पहनने के बाद मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हो रही थी। पर यह मेरे गले में कैसे आई मुझे नहीं पता। गायत्री देवी को भी कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि यह सब कुछ क्या हो रहा है। उन्होंने बोला, कोई बात नहीं बेटा, तू आराम कर, मैं इसे वापस अलमारी में रख देती हूँ। पहले तू अपनी तबीयत ठीक कर, जाकर थोड़ा आराम कर। और गायत्री देवी ने अपने हाथों से चेन को अलमारी में रख दिया। सुनिधि इस सब घटना से बहुत डर गई थी और परेशान हो गई थी, इसलिए वह अपने कमरे में सोने के लिए चली गई। रात को सब कुछ ठीक था कि एकाएक आधी रात को सुनिधि जोर जोर से चिल्लाने लगी। समीर घबराकर उठ गया और अपनी मम्मी को बुलाया। गायत्री देवी ने देखा सुनिधि बेचैनी से इधर उधर भाग रही है और बहुत ही चिल्ला रही है, बोल रही है, मुझे बहुत बेचैनी हो रही है, मेरा गला कोई दबा रहा है। गायत्री देवी ने जल्दी से सुनिधि का गला देखा, उसके गले में फिर से सरला की चेन आ चुकी थी। अब तो गायत्री देवी बहुत परेशान हो गई और अपने हाथों से उन्होंने चेन को अलमारी में डाला था। फिर चेन निकलकर सुनिधि के गले में कैसे आ सकती है। उन्होंने चेन को सुनिधि के गले से खींचकर फेंक दिया। समीर ने गायत्री देवी से बोला कि सुनिधि ने फिर से यह चेन क्यों पहनी जब उसे इससे दिक्कत हो रही थी। समीर की मम्मी ने बोला, सुनिधि ने इसे नहीं पहना, दोपहर में भी ऐसा ही हुआ था, चेन अपने आप सुनिधि के गले में थी और वह इसी तरह परेशान हो गई थी। उस वक्त ही मैंने चेन को अलमारी में वापस डाला था और अपने हाथों से अलमारी बंद की थी। फिर यह दोबारा सुनिधि के गले में कैसे आ सकती है। और वह अपनी अलमारी खोलकर देखने गई तो चेन अपनी जगह पर ही थी। यह देखकर गायत्री देवी हैरान थी कि अगर चेन यहाँ है तो सुनिधि के गले में कहाँ से आ गई, और वह दौड़कर कमरे में गई जहाँ उन्होंने चेन को खींचकर फेंका था, पर वहाँ पर कोई भी चेन नहीं थी। अब तो सब बहुत परेशान हो गए, यह सब कुछ क्या हो रहा है, ज़रूर कुछ गड़बड़ है। और सबको अजीब सा डर लगने लगा कि जब चेन को अलमारी के अंदर रख दिया है तो वह बार बार सुनिधि के गले में कैसे आ रही है और फिर अलमारी में वापस कैसे चली जा रही है। सब सुबह होने का इंतज़ार करने लगे। गायत्री देवी को लग रहा था कि सरला उनकी अपनी बेटी है, अगर उसकी आत्मा आ भी गई है तो वह उनका बुरा क्यों करेगी। और ऐसा कैसे हो सकता है कि 5 साल पहले सरला की मृत्यु हो चुकी है और अब इतने सालों के बाद इस तरह की चीज़ घर में होना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सुबह होने में अभी कुछ घंटे बचे थे कि सुनिधि एक बार फिर से चिल्लाने लगी। चेन उसके गले में फिर आ चुकी थी। इस बार वह किसी के काबू में नहीं थी और अजीब सी हरकतें करने लगी। सब लोग परेशान हो गए। इस बार गायत्री देवी ने थोड़ी हिम्मत की और बोला, सरला यह तू ही है ना जो मेरी बहू सुनिधि के ऊपर हावी हो रही है। सच बता, तू मेरी बेटी सरला ही है ना। सरला सच सच बता, तू ही है ना जो अपने छोटे भाई की पत्नी को परेशान कर रही है। अरे वह तेरे छोटे भाई की पत्नी है,
तू क्यों उसे परेशान कर रही है? उसने तेरा क्या बिगाड़ा है? बेटा, अगर कोई बात है तो मुझे बोल। अपने छोटे भाई की पत्नी के जान की दुश्मन क्यों बन गई है? ऐसा क्या हो गया है? हिम्मत करके गायत्री देवी ने सरला को पुकारा, क्योंकि अब उन्हें यकीन हो गया था कि यह और कोई नहीं, सरला की आत्मा ही है जो उनके बहू के शरीर में हावी होने की कोशिश कर रही है। अब सुनिधि सरला की आवाज़ में बोलने लगी। सब हैरान हो गए। सुनिधि अब सरला बन चुकी थी और बोल रही थी, हाँ माँ, मैं सरला ही हूँ, तुम्हारी सरला। बहुत कुछ कहना था तुम लोगों से, पर मैं कह नहीं पाई। आज तक मेरी आत्मा तड़प रही है, भटक रही है, पर किसी से कुछ बोल नहीं पाई, क्योंकि मेरी आत्मा किसी से संपर्क नहीं कर सकती। आत्मा को इंसानों से संपर्क करने के लिए एक शरीर चाहिए होता है, और मेरी आत्मा के पास कोई शरीर नहीं था। चाहकर भी बहुत सी बातें उस वक्त मैं तुम लोगों को बता नहीं पाई जो मैं बताना चाहती थी। मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली है और ना ही मिलेगी, क्योंकि मुझे इस धरती पर कुछ लोगों से अपना हिसाब बराबर करना है। जब तक मैं अपना हिसाब बराबर नहीं करूंगी, मेरी आत्मा को कभी भी मुक्ति नहीं मिलेगी। मैं सुनिधि का कोई बुरा नहीं करना चाहती, पर मेरे पास कोई चारा नहीं है। माँ, मेरी आत्मा बिना शरीर के कुछ नहीं कर सकती और मुझे मेरा बदला पूरा करना है, इसलिए मुझे सुनिधि के शरीर का सहारा लेना पड़ा। मेरी मृत्यु के वक्त यह चेन मेरे गले में थी, जिसे तुमने ही निकाला था, पर मेरी आत्मा को मुक्ति नहीं मिली, जिसकी वजह से आज तक मैं एक तड़पती आत्मा बनकर घूम रही हूँ। और उसकी वजह यह है कि एक सच्चाई जो तुम लोगों को नहीं पता, और उसी सच्चाई को बताने के लिए आज तक मेरी आत्मा भटक रही है। अपना बदला लेने के लिए मुझे किसी इंसान के शरीर की ज़रूरत थी, और जब सुनिधि ने यह चेन अपने गले में डाली तो इसके जरिए मेरी भटकती आत्मा को एक शरीर मिल गया। मुझे मेरा मकसद मिल गया और मैंने सोच लिया कि अब मैं सुनिधि के शरीर के जरिए अपना बदला पूरा करूंगी, और मुझे मेरा बदला पूरा करने से अब कोई नहीं रोक सकता। मैं सुनिधि का शरीर अब तभी छोड़ूंगी जब मेरा बदला पूरा हो जाएगा। गायत्री देवी ने बोला, बेटा, यह तू क्या कह रही है? कैसा बदला? कौन सा बदला? किसने तेरे साथ बुरा किया है? हमने तो बहुत कोशिश की थी तुझे बचाने की, पर तुझे इतना तगड़ा इन्फेक्शन हुआ था कि तू नहीं बची। पता नहीं तूने बाहर से क्या खा लिया था कि ऐसी फूड पॉइजनिंग हुई थी कि तेरी जान ही चली गई। बहुत कोशिश की थी हमने, हमारा यकीन कर। और दामाद जी का तो रो रो कर बुरा हाल था, ऊपर से तेरी छोटी बच्ची। वह तो तेरी बहन ने बहुत समझदारी दिखाई और तेरी बच्ची को अपना लिया और उसे एक माँ मिल गई। विजय और विमला की शादी हो गई, लेकिन इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है। आखिर इतनी छोटी बच्ची को माँ की ज़रूरत तो थी, और तेरी बहन ही तेरी बच्ची की माँ बन गई। उसने तो अपनी ज़िंदगी कुर्बान कर दी तेरी बच्ची के लिए। और समीर और सुनिधि का तो इससे कोई लेना देना ही नहीं। सब ने अपनी तरफ से बहुत कोशिश की थी तुझे बचाने की, फिर भी तुझे किस बात का बदला चाहिए? क्या किया है हम लोगों ने? सुनिधि को छोड़ दे बेटा, उस वक्त तो वह यहाँ पर थी भी नहीं। सरला ने बोला, मैं किसी का बुरा करने के लिए नहीं आई हूँ माँ, मैं बस अपना बदला लेने के लिए आई हूँ, और जो मेरे गुनहगार हैं मैं उससे अपना बदला ज़रूर लूँगी। मैं तो इस दुनिया से चली गई, पर मेरे गुनहगार आज भी इसी दुनिया में मज़े की ज़िंदगी जी रहे हैं, और कोई नहीं जानता उनके गुनाहों को। सुनिधि एकमात्र जरिया है जिसकी मदद से मैं अपना बदला पूरा कर सकती हूँ, और जैसे ही मेरा बदला पूरा होगा और कुछ सच्चाई दुनिया के सामने आएगी, मैं खुद ब खुद सुनिधि के शरीर से चली जाऊंगी। मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाएगी। माँ, क्या तुम नहीं चाहती मेरी आत्मा को मुक्ति मिल जाए? मैं खुद बहुत तड़प रही हूँ इस तरह से भटकते हुए। मैं भी सुकून से इस दुनिया से जाना चाहती हूँ, अपनी भटकती आत्मा को मुक्त करना चाहती हूँ, और मेरी मदद अब सुनिधि ही कर सकती है। मुझे तुम लोगों से कोई शिकायत नहीं है, लेकिन जो मेरा गुनहगार है मैं उसे नहीं छोड़ूंगी, चाहे कुछ भी हो जाए। गायत्री देवी ने बोला, बेटा, क्या चाहिए तुझे? बोल, तुझे जो करना है कर, लेकिन सुनिधि का शरीर जल्दी से जल्दी छोड़ दे। तू तो इस दुनिया से जा चुकी है, पर मेरी बहू, उसकी तो अभी नई ज़िंदगी बस शुरू ही हुई है, उसकी ज़िंदगी खराब मत कर। समीर ने बोला, सरला दीदी, हमने आपका क्या बिगाड़ा है? आप तो हमारी बड़ी दीदी है ना, आप ऐसा क्यों कर रही हैं? हम तो आपसे बहुत प्यार करते थे। सरला ने बोला, हाँ समीर, मुझे पता है, और मैं तेरी पत्नी का कुछ भी बुरा नहीं होने दूंगी, तू चिंता मत कर।
बस कुछ वक्त के लिए तेरी पत्नी के शरीर को अपनी सच्चाई दुनिया के सामने लाने के लिए इस्तेमाल कर रही हूँ। वादा करती हूँ तेरी पत्नी सही सलामत तुझे लौटा दूंगी। बस मुझे कुछ घंटे का वक्त दे दे और अपनी पत्नी का शरीर दे दे। वादा करती हूँ तेरी पत्नी तुझे सही सलामत मिलेगी। समीर और उसकी माँ को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और सुनिधि पूरी तरह से सरला के काबू में जा चुकी थी। शरीर सुनिधि का था पर आत्मा सरला की थी, जो कि सुनिधि की आत्मा पर हावी हो चुकी थी। सरला ने समीर से बोला, मुझे विजय के घर ले चलो और माँ तुम भी साथ में चलो। समीर को कुछ समझ में नहीं आया और वह विजय यानी कि अपने जीजा के घर की तरफ चल पड़ा। गाड़ी में समीर के साथ सुनिधि, जो कि सरला के रूप में थी, और माँ तीनों बैठे हुए थे। रास्ते में ही समीर ने विजय को फ़ोन कर दिया कि हम सब आ रहे हैं। विजय ने बोला, इतनी सुबह सुबह? समीर ने बोला, हाँ कुछ ज़रूरी काम है, मैं सुनिधि और मम्मी तीनों आ रहे हैं। विजय और विमला को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था कि इतनी सुबह सुबह समीर, सुनिधि और मम्मी तीनों क्यों आ रहे हैं। और समीर ने सुनिधि के शरीर में सरला की आत्मा है यह बात उन्हें नहीं बताई, क्योंकि सरला ने मना किया था। और वह सब विजय के घर पहुंचे। विजय ने उन लोगों का अच्छे से स्वागत किया और पूछा, ऐसा क्या हो गया कि आप तीनों को सुबह सुबह यहाँ आना पड़ा। तब तक सरला की बेटी भी वहाँ आ गई। विमला को माँ माँ बोलती हुई अपनी बेटी को देखकर सरला बिल्कुल भावुक हो गई और अपनी बेटी को गले लगाकर रोने लगी। विजय और विमला बिल्कुल हैरान हो गए कि सुनिधि को क्या हो गया है। वह सरला की बेटी को गले लगाकर ऐसे क्यों रो रही है, जैसे वह उसकी अपनी खुद की बेटी हो। लेकिन समीर की माँ को सब कुछ समझ में आ रहा था कि सुनिधि के रूप में सरला वहाँ पर है और विमला और विजय को इस बारे में कुछ भी पता नहीं है। खैर, थोड़ी देर के बाद सुनिधि ने बच्ची से बोला, बेटा तुम अपने रूम में जाओ और जाकर अपना फेवरेट कार्टून शो देखो। और बच्ची अपने कमरे में चली गई। बच्ची के जाते ही सुनिधि ने बोलना शुरू किया, अपने गले में पड़ी हुई चेन दिखाते हुए सुनिधि ने विजय की तरफ मुड़कर बोला, विजय पहचानते हो इस चेन को? जिस तरीके से सुनिधि ने बोला था विजय, इस तरीके से सरला विजय से बोलती थी। विजय यह सब कुछ सुनकर हैरान हो गया सुनिधि को इस तरह से बोलता देखकर। विमला ने बोला, सुनिधि तुम पागल हो गई हो क्या? यह कैसी बातें कर रही हो? विजय तुम्हारे जीजाजी हैं। सुनिधि ने विमला की तरफ देखा और बोला, अच्छा यह मेरे जीजाजी हैं या तू बोल रही है? सुनिधि ने जिस तरीके से यह बात कही थी, इस तरीके से सरला विमला से बातें किया करती थी। अब तो विमला और विजय की हालत खराब हो गई। सुनिधि ने बोलना शुरू किया, पहचान रहे हो ना इसे, मेरी फेवरेट चेन को, जिसे हर वक्त मैं अपने गले में पहने रहती थी। और जिस वक्त मैं मरी थी ना, उस वक्त भी यह चेन मेरे गले में ही थी, जिसे मम्मी ने मेरे गले से निकाल कर रखा था और आज तक मम्मी के पास ही पड़ी हुई थी। और मैं चाहकर भी उस वक्त तुम लोगों की करतूत मम्मी को बता नहीं पाई थी, क्योंकि मैं बोलने की हालत में नहीं थी और बेहोशी में ही मेरी जान चली गई थी। लेकिन भगवान की दया से आज तुम लोगों की सच्चाई सामने लाने के लिए मुझे सुनिधि का शरीर मिल गया, क्योंकि उसने मेरी यह चेन अपने गले में डाल ली। पता नहीं कब तक मेरी आत्मा यूं ही तड़पते हुए भटकती रहती और तुम लोग यहाँ मज़े की ज़िंदगी जी रहे होते, मेरी ज़िंदगी ख़त्म करके। विजय को पसीने आने लगे, यह सब क्या हो रहा है? सुनिधि ने अब आगे बोलना शुरू किया, जानती हो माँ, तुम्हारे इस दामाद और तुम्हारी इस बेटी ने क्या किया है? बहुत एहसान मानती हो ना तुम अपनी इस बेटी का कि इसने तुम्हारी बेटी की बेटी को माँ का प्यार देने के लिए अपने जीजा से शादी कर ली। यह सब बस इन दोनों का दिखावा है माँ, असलियत क्या है जानना चाहती हो? अब तो गायत्री देवी और समीर दोनों हैरान हो गए, यह क्या बोल रही है? विमला ने एक बार और सुनिधि को होश में लाने की कोशिश की और बोला, पागल हो गई हो क्या सुनिधि? क्या बकवास कर रही हो और यह सरला दीदी जैसी बातें क्यों कर रही हो? हमने क्या गलत किया है? समीर, जाकर इसे किसी डॉक्टर से दिखाओ। माँ, यह पूरी तरह से पागल हो गई है। इतना बोलना था कि सुनिधि ने एक जोर का थप्पड़ विमला को लगाया और अजीब सी आवाज़ में बोली, खबरदार, मैं सुनिधि नहीं हूँ, सरला हूँ, समझी? और अगर आज तुम लोगों ने अपना गुनाह खुद कबूल नहीं किया तो आज तुम लोग जिंदा नहीं बचने वाले, क्योंकि आज मुझे कोई नहीं रोक सकता, कोई नहीं। इसलिए भलाई इसी में है कि अपना जुर्म कबूल कर लो
नहीं तो मरने के लिए तैयार हो जाओ। और सुनिधि ने इतना बोलने के साथ ही अपने दोनों हाथों से विमला और विजय की गर्दन पकड़कर उन्हें हवा में ऊपर उठा दिया। एक लड़की दो लोगों को एक एक हाथ से हवा में इतना ऊपर क्या उठा सकती है। अब तो सबको पूरा यकीन हो गया था कि सुनिधि के शरीर में सरला की आत्मा आ चुकी है। और विजय और विमला बहुत ही डर गए। और जब मौत सामने खड़ी होती है तो अच्छे अच्छों की बोलती बंद हो जाती है। फिर विजय और विमला क्या चीज़ थे। उन लोगों ने बोला, सरला प्लीज़ हमें माफ़ कर दो, हम सारी सच्चाई बताने को तैयार हैं, प्लीज़ हमें बख्श दो। सरला ने दोनों को हवा से नीचे छोड़ दिया और दोनों धम से ज़मीन पर गिरे। सरला ने बोला, ऐसे नहीं, तुम दोनों सारी सच्चाई बताओगे, लेकिन कैमरे के सामने सारी बातों को रिकॉर्डिंग होगी और तुम दोनों अपना एक एक गुनाह कबूल करोगे। अभी भी समीर और गायत्री को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। सुनिधि उर्फ सरला ने समीर से कहा, रिकॉर्डिंग शुरू करो, इन दोनों की एक एक बात अच्छे से रिकॉर्ड करो ताकि इन दोनों को अपने किए गए पापों की सज़ा देने के लिए पर्याप्त सबूत रहे हमारे पास। समीर ने वीडियो बनानी शुरू कर दी। विजय और विमला ने बोलना शुरू किया। विजय ने बोला, सरला से शादी के बाद मैं ससुराल आया जाया करता था, जहाँ विमला से मेरी मुलाकात होती थी और हमारे बीच हंसी मजाक होता रहता था। धीरे धीरे विमला और मेरे बीच जीजा साली का रिश्ता खत्म हो गया और प्रेमी प्रेमिका का रिश्ता बन गया। विमला ने बोला, जीजू को कब मैं अपने जीवन साथी के रूप में देखने लगी मुझे समझ में भी नहीं आया, लेकिन कुछ ही समय में ऐसा हो गया कि मैं जीजू के बिना रहने की सोच भी नहीं सकती थी और हर हाल में मुझे जीजू ही अपने पति के रूप में चाहिए थे। उस वक्त सरला दीदी की बच्ची हुई थी और वह उसमें बहुत व्यस्त रहती थी और हम दोनों एक दूसरे के करीब आते गए। घर में किसी को कुछ भी नहीं पता था और हम लोगों ने तय कर लिया था कि कुछ भी करके हम लोगों को एक दूसरे को ही जीवन साथी बनाना है, चाहे इसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े। फिर हम लोगों ने दिमाग चलाया। विजय ने बोला, मैंने एक स्लो पॉइजन का इंतज़ाम किया और रोज़ सरला के खाने में मैं उसे थोड़ा थोड़ा मिला देता था। विमला ने आगे बोला, मैं और जीजू इसी दिन के इंतज़ार में थे कि कब सरला दीदी धीरे धीरे जहर को खाकर मौत की तरफ चली जाए और मैं उनकी जगह ले लूं। इसलिए मैं उनकी बच्ची से भी बहुत घुली मिली रहती थी, क्योंकि मुझे ही आगे चलकर उसकी माँ जो बनना था। विजय ने बोला, अंदर से सरला बहुत कमज़ोर होती जा रही थी और मैंने सोच लिया था कि किसी दिन ज़्यादा डोज देकर इसका काम तमाम कर दूंगा और फूड पॉइजनिंग की बात बोलकर मामला रफा दफा कर दूंगा। मैंने अपनी इमेज इतनी अच्छी बना रखी थी कि कोई मेरे ऊपर शक नहीं करता और सरला को तो कुछ पता ही नहीं था, इसलिए वह भी कोई बयान नहीं देती। फिर विमला ने बोला, लेकिन गड़बड़ वहाँ पर हो गई जब एक दिन सरला दीदी ने मुझे और विजय को एक साथ कमरे में देख लिया और उन्हें समझते देर नहीं लगी कि हम दोनों के बीच एक नाजायज रिश्ता बन चुका है और उन्होंने उस दिन बहुत हंगामा मचाया। मैं उनके ही घर में थी उस दिन और यह सब बवाल हो गया। वह आप सभी लोगों को फ़ोन करने के लिए जा ही रही थी मेरी करतूत बताने के लिए, लेकिन तभी विजय ने उन्हें पीछे से पकड़ लिया और मुझसे बोला, विमला अगर बचना है तो अभी इसका काम तमाम करना पड़ेगा, नहीं तो यह हमारे इतने दिनों के मेहनत को बेकार कर देगी और हमारी सारी पोल पट्टी खोल कर रख देगी। जल्दी से वह धीमा जहर लाकर इसके मुंह में डालो, ख़त्म करो इसे। विजय जीजू ने सरला दीदी को पकड़ रखा था और मैंने सरला दीदी के मुंह में उस पुड़िया का सारा जहर डाल दिया था, जिससे वह बेहोश हो गई थी। उसके बाद मैं चुपचाप घर आ गई थी, किसी को कुछ भनक नहीं लगने दी थी कि जीजू के घर पर क्या हुआ था। कुछ देर के बाद विजय जीजू ने फ़ोन करके बताया कि सरला दीदी को फूड पॉइजनिंग हो गई है और अस्पताल में भर्ती करवा दिया है, लेकिन दीदी किसी को सच्चाई नहीं बता पाई और बेहोशी की हालत में ही उनकी जान चली गई, क्योंकि हमें पता था वह होश में नहीं आएंगी और जीजू ने इतना अच्छा व्यवहार और इमेज बना रखी थी कि किसी को भी उनके ऊपर शक नहीं हुआ और कोई पुलिस केस नहीं हुआ। नॉर्मल फूड पॉइजनिंग का केस मानकर बात वहीं पर ख़त्म हो गई। कुछ दिनों बाद मैंने और जीजू ने इमोशनल ड्रामा करके शादी कर ली और हमारा प्लान सक्सेसफुल हो गया। यह सब सुनकर गायत्री देवी और समीर बिल्कुल हैरान हो गए। कोई ऐसा कैसे कर सकता है? कोई बहन अपनी ही बहन की जान कैसे ले सकती है, वह भी उसके पति से शादी करने के लिए? कोई पति अपनी पत्नी की जान कैसे ले सकता है अपनी साली से शादी करने के लिए?
रिश्ते इतने घटिया स्तर के भी हो सकते हैं, इतनी नीचता कोई कैसे कर सकता है। खैर, अब सारी सच्चाई दुनिया के सामने आ चुकी थी। समीर ने रिकॉर्डिंग बंद कर दी और गुस्से में विजय को कई थप्पड़ लगा दिए। अब सुनिधि, जो कि सरला के रूप में थी, उसने बोला, माँ, इन दोनों को तो पुलिस उनके किए की सजा देगी। काफ़ी सबूत है हमारे पास, छोड़ना मत इन दोनों को। यही असलियत बताने के लिए मेरी आत्मा आज तक भटक रही थी। माँ, मेरी बेटी का ख्याल रखना। समीर, मेरी बेटी को अपनी बेटी समझकर पालना। तुम और सुनिधि, और इन दोनों को इनकी असली जगह पर जरूर पहुँचाना। तुम दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। सुनिधि का यह एहसान मैं कभी नहीं भूलूंगी, और अब मैं कभी भी नहीं आऊँगी तुम्हारी पत्नी को परेशान करने के लिए। तुम्हारी पत्नी ने बहुत बड़ी कुर्बानी दी है मेरे लिए, मेरी सच्चाई सामने लाने के लिए, और मैं वादा करती हूँ दोबारा लौटकर कभी नहीं आऊँगी। मैं अब इस दुनिया से जा चुकी हूँ, और अब मेरी आत्मा भी इस दुनिया से हमेशा के लिए जा रही है। जो सच्चाई मैं उस वक्त नहीं बता पाई थी, आज वह सच्चाई तुम लोगों के सामने आ चुकी है। माँ, अब मैं जा रही हूँ। मेरी बेटी का ख्याल रखना। सुनिधि तो अभी होश में नहीं है, क्योंकि मेरी आत्मा उसके ऊपर हावी है, पर उसे बता देना कि मैं उसकी हमेशा एहसानमंद रहूंगी, और उससे बोलना मेरी बेटी को अपनी बेटी समझकर पाले। और हाँ, यह चेन सुनिधि को बहुत पसंद है ना, उससे बोलना यह चेन हमेशा अपने गले में पहन कर रखे। इस चेन को जब तक वह पहन कर रखेगी, कोई उसका कुछ नुकसान नहीं कर पाएगा, यह वादा करती हूँ मैं। और यह चेन मेरी तरफ से सुनिधि को उसकी शादी का तोहफा है। धीरे धीरे सुनिधि को सारी सच्चाई बता देना कि उसके साथ क्या हुआ था, और अब इस चेन से उसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं। यह मेरा आशीर्वाद है जो हमेशा उसकी रक्षा करेगा। यह कहकर सरला की आत्मा ने सुनिधि का शरीर छोड़ दिया। सुनिधि को एक जोर का झटका सा आया और वह बेहोश होकर गिर पड़ी। सब हैरान थे। विजय और विमला तो सुनिधि के करीब आने की सोच भी नहीं सकते थे। दोनों डर के मारे चुपचाप एक कोने में बैठे हुए थे। समीर ने पुलिस को फ़ोन कर दिया था, वह वीडियो रिकॉर्डिंग दिखाने के लिए और उन दोनों को उनकी असली जगह पहुंचाने के लिए। थोड़ा पानी डालने पर सुनिधि होश में आई और बोली, अरे, यह हम कहाँ आ गए हैं। सुनिधि की सासू माँ ने बोला, अरे कुछ नहीं, तुम थोड़ा बेहोश हो गई थी। चलो हम घर चलते हैं, फिर चलते चलते सारी बातें करेंगे। अब सब कुछ ठीक हो गया है। सुनिधि को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। चेन अभी भी सुनिधि के गले में थी, लेकिन अब उसे कुछ भी नहीं लग रहा था। गायत्री देवी ने सुनिधि से बोला, अब तुम्हें कभी कोई घबराहट नहीं होगी, क्योंकि अब सब कुछ ठीक हो चुका है, और यह चेन सरला दीदी ने तुम्हें अपने आशीर्वाद के रूप में दी है। इसे हमेशा अपने गले में पहन कर रखना, यह हमेशा तुम्हारी रक्षा करेगा। सुनिधि को कुछ भी समझ में नहीं आया, पर वह बहुत सुकून महसूस कर रही थी, और सब अपने घर की तरफ चढ़ पड़े। साथ ही सरला की बेटी भी थी। विजय और विमला अपनी असली जगह पर पहुंच चुके थे। रास्ते में समीर ने सुनिधि को सारी कुछ सच्चाई बता दी कि क्या हुआ था, और सुनिधि ने बोला, अच्छा हुआ जो सरला दीदी को उनका इंसाफ मिल गया। कम से कम उनकी आत्मा अब सुकून से इस दुनिया से जा तो सकेगी। और सबने राहत की सांस ली।